हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मेडिकल कॉलेजेस के जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें रुकने में क्या खर्चा आता है, क्या फ़ायदा है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हमें हॉस्टल में रुकना चाहिए या फिर बाहर रूम लेना चाहिए, हॉस्टल में रुकने के क्या रूल्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट हैं, उसमें जाके आप हर एक प्ले लिस्ट के सारे वीडियोज़ देखिए, तो आपके सारे बहुत सारे डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, नीट यूजी गुरु के नाम से, अगर आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो देखिए, जब आपका नीट क्लियर हो जाता है और जब आप एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं तो आपके पास एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद दो ऑप्शन होते हैं कि आप क्या एकोमोडेशन यूज़ करेंगे, मतलब आप कहाँ पे रहेंगे। तो या तो आप हॉस्टल में रहिए, हॉस्टल ज्वाइन कर लीजिए और हॉस्टल में रहिए, या फिर अगर आप चाहें तो आप हॉस्टल के बाहर भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर उसमें जनरली ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको हॉस्टल में ही रहना है, आप चाहें तो आप बाहर भी रह सकते हैं। हमारा जो मेडिकल कॉलेज था उसमें भी हम लोग, कुछ लोग हॉस्टल में रहते थे, जिनको हॉस्टल नहीं पसंद था वो लोग बाहर भी रहते थे। और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी का जो घर होता है ना उसी सिटी में होता है जिस सिटी में उसका मेडिकल कॉलेज है, तो वो लोग भी अक्सर क्या करते हैं कि अपने घर से आते हैं। बट ऐसा नहीं है, उसमें भी काफ़ी लोग होते हैं जो हॉस्टल भी लेते हैं। तो आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर किया जाएगा ज़्यादातर केसेस में। अच्छा, अब देखिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको हॉस्टल में रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि हॉस्टल में रहने के आखिर एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हॉस्टल में जब आप रहते हैं ना तो वहाँ पे जो फ़ी होती है वो काफ़ी कम होती है। जैसे मेरे मेडिकल कॉलेज की बात करें, आसाम मेडिकल कॉलेज, मैंने एमबीबीएस आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ आसाम से किया है। तो हमारे यहाँ पे जो फ़ी थी, जो हॉस्टल फ़ी थी, वो तो ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, उसमें कोई पैसा नहीं देना होता था। बस होता क्या था, हमको मेस चार्जेस देने होते थे और मेस चार्जेस भी बहुत कम होते थे उस टाइम। 1.5 के मतलब 1,500 से लेके 2,000 के बीच में हम लोगों का खाने का खर्चा आता था हॉस्टल के मेस का। ओके, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेफ्टी। हमेशा याद रखिए कि ज़्यादातर जो हॉस्टल्स होते हैं ना वो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होते हैं, तो एक क्लोज्ड कैंपस होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, तो सेफ्टी जो होती है वहाँ पे बेटर रहती है। अगर आप बाहर रहेंगे उसकी अपेक्षा देखा जाए तो हॉस्टल के अंदर रहने में आदमी ज़्यादा सेफ रहता है। नेक्स्ट इज योर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। जैसे मेरे हॉस्टल में लगभग 200 लड़के रहते थे, तो उसमें इतना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है, काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोर स्पेस। आपको जब आप हॉस्टल में रहेंगे ना, जनरली हॉस्टल ना काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे मेरा हॉस्टल था तो इस तरीके का था, यहाँ पे उसमें बीच में ग्रीन ग्राउंड था, इस ग्राउंड पे हम लोग खूब खेलते थे और चारों तरफ उसमें रूम बने हुए थे, डबल स्टोरी, 2 स्टोरी। तो हॉस्टल के अंदर एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा कि हॉस्टल जनरली स्पेशियस होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, आपको बाइक पार्क करनी है, कार पार्क करनी है, खेलना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। पर जब आप प्राइवेट एकोमोडेशन लेते हो बाहर जाके, उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि स्पेस की वहाँ पे हमेशा कमी रहती है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपके हॉस्टल में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें आपके बैचमेट भी होते हैं, आपके सीनियर्स भी होते हैं, तो उन लोगों से काफ़ी सारी दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, बातचीत होती रहती है। तो इंटरेक्शन जो होता है ना एक दूसरे से, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे मेरे हॉस्टल में 200 लोग रहते थे, हर साल लगभग 200 लोग उस हॉस्टल में रहते थे। तो मैं, मतलब 5 साल में मैं कम से कम 1,000 से कम 1,500 लोगों को तो जानता हूँ पर्सनली, वो सब लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। तो ना इसमें बेटर इंटरेक्शन होता है। मेरे दोस्त काफ़ी जगह पे रहते हैं, मेरे दोस्त उड़ीसा में रहते हैं सीनियर्स, मेरे दोस्त साउथ इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, नागालैंड, और मतलब इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ना हों, क्योंकि हम लोग का हॉस्टल ही इतना बड़ा था कि उसमें दुनिया जहान के लोग रहते थे, तो सबसे जान पहचान हो ही जाती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलूँगा कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं ना, तो हॉस्टल में रहने का फ़ायदा है कि ये हमेशा पढ़ाई में बहुत हेल्प करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग बाहर रहते थे ना, वो लोग कभी भी हमारे लाइब्रेरी में नहीं आ पाते थे, क्योंकि जो कॉलेज की जो लाइब्रेरी थी वो कॉलेज के अंदर थी, और वो लोग चले जाते थे बाहर रहने के लिए। फिर बाहर एक बार वो अपनी फ्लैट पे चले गए तो कॉलेज वो जनरली नहीं आते थे, या आना भी होता था तो उनको बाइक से आते थे, अपनी कार से आते थे। पर हम लोग का जो लाइब्रेरी और हॉस्टल और जो हॉस्पिटल था ना, वो इतना नज़दीक था कि हम लोग तो जब मन चाहे अपना लाइब्रेरी चले जाते थे। तो लाइब्रेरी यूज़ करना हम लोग के लिए बहुत आसान था, क्योंकि हम लोग क्लोज कैंपस में रहते थे। सेम दिल्ली एम्स का भी है, दिल्ली एम्स में जो हॉस्टल हैं वो लाइब्रेरी के इतना नज़दीक है कि आराम से आप वॉक करके 2 मिनट में आप अपना लाइब्रेरी पहुंच जाओगे, लाइब्रेरी से रूम आ जाओगे, तो बहुत ही आसान हो जाती हैं चीज़ें।
उसके अलावा क्या होता है कि जब आप एक क्लोज्ड कैंपस में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को आप जानते हो। तो सपोज़ करो जब मैं गया था तो मुझे जब कभी कोई सपोज़ करो एक बुक खरीदनी थी, मुझे काफ़ी, हम फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारी बुक खरीदते ही हैं, तो हम लोग को पहले बुक नहीं खरीदते थे, पहले सीनियर्स की बुक लेके उसको ही पढ़ लेते थे। तो कभी बुक चाहिए, कभी पढ़ने के लिए बोन्स चाहिए, तो वो आराम से आपको मिल जाती है हॉस्टल के अंदर। आपके सीनियर्स होते हैं काफ़ी सारे, वो आपको हेल्प करते हैं। तो हॉस्टल में बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ी काम की होती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता, ठीक है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हॉस्टल के अंदर जो हॉस्टल की लाइफ है वो बहुत ही आसान होती है। कभी कभी होता क्या है, जब हम लोग शुरू में गए तो शुरू में थोड़ी बहुत रैगिंग टाइप की तो होती है, पर उसमें इतने, और अब तो वो रैगिंग होती भी नहीं है, पहले उस टाइम होती थी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हॉस्टल में अगर शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत आ भी रही है तो आप हॉस्टल में ही स्टे कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लॉन्ग रन में आपको हॉस्टल हमेशा बेनिफिशियल होगा। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं फ़ी की। तो देखिए, जहाँ तक फ़ी की बात है, तो जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, उनमें ज़्यादातर जो होता है, बहुत सारे कॉलेज, जैसे मेरे मेडिकल कॉलेज में भी फ्री होता था, कोई भी हॉस्टल के चार्जेस तो नहीं थे, केवल जो मेस का जो खाने का खर्चा होता है वो देना होता था। और मेरे टाइम में तो 1,500 से 2,000 था। आज की तारीख में वेरी करता है, 3 से 5 हज़ार रुपया पर मंथ ये खर्चा आपको आ सकता है हॉस्टल का जो मेस होता है, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। उसके बाद कुछ कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल फ़ी होती है, जैसे कि कहीं पे 500 से 1,000 रुपया पर मंथ है, या किसी किसी कॉलेज में 500 से 1,000 रुपया पर ईयर भी है, पर ये ना, ये काफ़ी कम है, ये इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे बाहर जो आप प्राइवेट रूम या प्राइवेट फ्लैट लेते हो, उसमें आपको रेंट काफ़ी ज़्यादा देना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो होते हैं, उनके हॉस्टल्स में रहने में आपको क्या खर्चा आता है। देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज को सरकार से तो कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो वो जो पैसा है अपने स्टूडेंट से ही लेता है, तो ये जनरली महंगे होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, इनकी जो फ़ी होती है हॉस्टल की फ़ी, वो 1.5 लाख से 2.5 लाख पर ईयर के आसपास होती है, वेरी करती है, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ी होगी। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, किसी ने 1.5 लाख पर ईयर फ़ी दी है, किसी ने 2 लाख पर ईयर फ़ी दी है। इस फ़ी में क्या होता है कि आपको कोई खाने का, जनरली आपको कोई खाने का खर्चा नहीं देना होता, इसी में खाने का खर्चा इंक्लूड होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें फ्री होती है। ओके, तो जनरली होता क्या है कि ये जो हॉस्टल के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये वेरी कर जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। और आप देख ही सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सस्ते होते हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। अब देखते हैं कि भाई, कुछ बच्चों ने पूछा भी कि सर, जब आप पीजी कर रहे होते हो, जब आप एमडी एमएस कर रहे होते हो, तब आपको हॉस्टल में रहना होता है या कहाँ रहना होता है। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं कि जब आप पीजी कर रहे हो तो यहाँ भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको हॉस्टल में ही रहना होता है, ऐसा कुछ नहीं। आपका घर अगर बाहर है, सेम सिटी में आपका घर है, तो आप उस सिटी में भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हॉस्टल लेना ही लेना है। बट फिर भी मैं हमेशा बोलूँगा कि पीजी करने के दौरान, एमडी एमएस के दौरान भी आपको बेटर है कि आप हॉस्टल में ही स्टे करें। बिकॉज उससे फ़ायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ब्रांचेस, जैसे मेडिसिन हो गई, सर्जरी हो गई, इसमें क्या होता है कि इसमें लाइफ थोड़ी हेक्टिक होती है, आपकी इमरजेंसीज ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो हॉस्टल जो होते हैं ना, वो जनरली ना कॉलेज के नज़दीक ही होते हैं, एकदम सेम कैंपस में होते हैं। तो जब भी आपको इमरजेंसी जाना है, फटाफट से हॉस्पिटल चले जाओ, इमरजेंसी चले जाओ, वापस रूम पे आ जाओ, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और वो सारे रूल यहाँ भी लागू होते हैं, सेफ्टी हो गया, कम पैसा खर्च होना, वो सब यहाँ भी फ़ायदा है उसका। और देखिए, जो गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी जो एमएस है वो नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है पटना में, वहाँ से की थी। तो हमारा जो पीजी हॉस्टल था, वहाँ पे हमसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाते थे पीजी हॉस्टल के। जब एडमिशन होता है ना, उस टाइम पे जो फीस आती है, उसी में थोड़ा बहुत अमाउंट होता है जो जाता है, बाकी आपको पर ईयर पर मंथ कुछ भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। हाँ, वहाँ जो मेस चलता है, जो मेस जो चलाता है, उसको आपको खर्चा देना होता है खाने का, तो वो जनरली 3 से 5 हज़ार रुपये पर मंथ के आसपास वो खर्चा आता है। उससे ज़्यादा खर्चा आपका हॉस्टल में रहने का नहीं आता। और फ़ायदा क्या होता है, मेरे हॉस्टल में खूब सारा स्पेस था, अपनी कार अपनी बाइक जहाँ चाहे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े सुखाने कहीं भी सुखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्पेस बहुत मिल जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या था कि मेरे हॉस्टल में लाइब्रेरी भी थी, तो आप अब चाहो तो उस लाइब्रेरी में पढ़ो, रूम पे रहो, जहाँ चाहे वहाँ पढ़ो। अब प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में जब आप एमडीएमएस करते हैं तो वहाँ सेम वही खर्चा आता है, 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख पर ईयर का खर्चा आता है, जिसमें कि आपके मेस के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये वेरी करता है, कहीं 1.5 होगा, कहीं 2 लाख होगा, 2.5 लाख होगा, वेरी करेगा कॉलेज टू कॉलेज, हर कॉलेज का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चों ने ये भी पूछा कि सर जब आप एसआरशिप करते हो तब क्या होता है। तो देखिए, जब एसआरशिप करते हैं ना, तो एसआरशिप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एसआरशिप करते हो, जैसे कि मेरा मेडिकल कॉलेज हो गया, नालंदा मेडिकल कॉलेज हो गया, या आपका एम्स हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको फ्लैट दिया जाता है, जनरली 1 BHK या 2 BHK का फ्लैट रहता है। अब उसका जो रेंट है वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट।
जैसे कि मैं अब आपको बता दूं, जो एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली में जो है लगभग 12,000 से लेके 13,000 रुपये पर मंथ उसका पैसा आपको देना पड़ता है, जो एसआर वहाँ पे फ्लैट लेता है 1 BHK का। और वहीं जो जो मेरा कॉलेज था नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में, वहाँ भी आपको 10 से 12,000 के बीच में पैसा देना होता है। बट जैसे कि मुझे पता है मेरठ का, जो मेरठ जो सिटी है, वहाँ जो LLRM जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एसआर को कोई भी पैसा नहीं देना होता है फ्लैट का, उसके लिए वो बिल्कुल फ्री होता है। तो ये भी वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट। हाँ, बट यहाँ पे प्राइवेट जो कॉलेज होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। जनरली जितने प्राइवेट कॉलेज हैं वो एसआर को रहने के लिए 1 BHK या 2 BHK का फ्लैट प्रोवाइड करते हैं, वो जनरली फ्री होता है। जैसे कि जब मैं सासाराम में एसआरशिप कर रहा था तो वहाँ पे मुझे 1 BHK का उन्होंने फ्लैट दिया था, उसमें मुझे कोई भी पैसा उनको नहीं देना था, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसमें कुछ फर्नीचर भी उन्होंने दिया था, मुझे बस जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पे करना पड़ता था। तो प्राइवेट कॉलेज में जनरली मैंने देखा, चाहे वो शारदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सुभारती हो, कुछ भी हो, एरा हो, जनरली ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में एसआर को फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर जो हॉस्टल्स में रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं विजिटर्स के लिए, जो लोग किसी से मिलने आना चाहते हैं। तो देखिए ये वेरी करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस के हॉस्टल की। ओके, तो एमबीबीएस का जो हॉस्टल होता है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ही होते हैं। तो देखो गर्ल्स हॉस्टल में होता क्या है कि पहली बात, गर्ल्स हॉस्टल में आपके चाहे परिवार का हो चाहे कोई भी हो, कोई भी मेल पर्सन गर्ल्स हॉस्टल के में अंदर नहीं आ सकता है, वो जनरली मना होता है। या तो गर्ल्स हॉस्टल में कोई मेल आएगा तो या तो वो वहीं का गार्ड होगा जिसकी वहाँ ड्यूटी लगी होगी, पर जनरली वहाँ पे फीमेल गार्ड की ड्यूटी भी होती है, तो फीमेल ही अंदर जाती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जैसे सपोज करो भाई किसी के घर से किसी का भाई आया, कोई भी आया, मेल फ्रेंड आया, वो अपने जो फीमेल फ्रेंड से मिलना चाहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस हॉस्टल के मेन गेट पे जाएंगे। उस मेन गेट पे एक गार्ड होता है, उस गार्ड को आप जो है बोलेंगे, वो जिनको बुलाना है उनको बुला के लाएगा या फ़ोन करेगा, और वो जो भी फीमेल होंगी वो आएंगी गेट पे, वो आपसे मिलेंगी। अगर कोई सामान लेना है, कुछ लेना है, तो वो आपसे वहाँ ले सकती हैं मेन गेट पे, आप अंदर नहीं जा सकते। और ज़्यादातर हॉस्टल्स में क्या होता है कि हॉस्टल्स के जस्ट मेन गेट के पास एक रूम बना होता है, तो कभी कभी किसी सपोज कीजिए किसी के मम्मी पापा मिलने आए, तो वो उस रूम में बैठ के आराम से उससे उनसे बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, बट वो उनके हॉस्टल में अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहती है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि जनरली जो गर्ल्स हॉस्टल हैं उनमें एक और दिक्कत होती है कि भाई जो गर्ल्स हॉस्टल एमबीबीएस में खास तौर से, उसमें क्या होता है कि उनको शाम को ना उनकी अटेंडेंस होती है। ज़्यादातर ये मैंने देखा है, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में ये रूल है, 7 से 8 बजे के बीच में शाम को जितनी भी लड़कियां रहती हैं हॉस्टल में उनको अटेंडेंस लगानी होती है कि हाँ भाई हम हॉस्टल में हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि भाई देखिए, क्योंकि लड़कियों की जिम्मेदारी ना मेडिकल कॉलेज की ही होती है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, उनको इंश्योर करना है उनके पेरेंट्स को कि हम आपकी बेटी की यहाँ पे ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं, अगर वो इस तरीके से खुला छोड़ देंगे, कुछ हो जाए तो कल को रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मेडिकल कॉलेज वालों को ही जवाब देना होगा फैमिली को कि भाई आपकी बेटी हमारे हॉस्टल में थी, उसके साथ XYZ कुछ हो गया। तो ये मेडिकल कॉलेज ने इसीलिए इतने स्ट्रिक्ट रूल बना के रखे हैं। अच्छा, इसका मतलब कुछ कुछ बच्चों ने ये पूछा था, सर ऐसे तो हम कभी छुट्टी नहीं जा पाएंगे, कहीं बाहर जाने जा नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सपोज कीजिए आपको कहीं जाना है, कहीं घर पे जाना है या किसी रिलेटिव के यहाँ पे स्टे करना है, तो आप ना हॉस्टल का जो वार्डन होती है, हॉस्टल की जो वार्डन होती है, उसको ना 1-2 दिन पहले आप एप्लीकेशन दे दो कि मैम हम इतनी तारीख को यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो आप जो है वहाँ से चले जाओ, एप्लीकेशन पे साइन हो जाएंगे, आप आराम से जा सकते हो रात को भी। और एक और बात क्या होती है, जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो लोग तो बहुत तेज होते हैं, तो सीख भी जाते हैं। कभी कभी मैं जानता हूँ कुछ लड़कियां क्या करती थी कि एक दूसरे की प्रॉक्सी लगा देती थी, अटेंडेंस लगा देती थी, और वो लोग गायब, कोई अपने घर चला गया, कोई कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ चला गया। तो लोग जब रहने लगते हैं ना एक जगह पे, तो सीख जाते हैं वहाँ पे कैसे काम करना है। अच्छा, नेक्स्ट बात करता हूँ बॉयज़ हॉस्टल की। तो बॉयज़ हॉस्टल की जहाँ तक बात है, अगर एमबीबीएस में बॉयज़ हॉस्टल की बात करें, तो यहाँ भी ज़्यादातर जो बॉयज़ हॉस्टल हैं, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज के, वहाँ पे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो आपके रूम में, आपके हॉस्टल में नहीं आ सकती। हाँ, कुछ है, जैसे कि मुझे याद है एम्स दिल्ली में इतनी दिक्कत नहीं है। एम्स दिल्ली में आपके फीमेल रिलेटिव या फीमेल फ्रेंड्स आपके रूम में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में ये रूल है कि नहीं आ सकते। खासतौर से ये जो रूल्स होते हैं ना, ये जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज होता है उसमें रिस्ट्रिक्शंस कंपैरेटिवली लेस होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीजी हॉस्टल की। तो पीजी हॉस्टल में भी सेम यूजी हॉस्टल की तरह रिस्ट्रिक्शंस होते हैं गर्ल्स के लिए, तो पर यहाँ गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो लड़कियाँ एमडी एमएस करती हैं ना, उनकी तो भाई नाइट ड्यूटी भी होती है, तो उनको थोड़ी फ्रीडम दी जाती है। वो रात में भाई हॉस्पिटल जाना है तो बताएंगी थोड़ी ना कि भाई मैंने अटेंडेंस लगा दी, नहीं लगा दी। हाँ, फिर भी कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में है।
और जो पीजी हॉस्टल में, जो एमडीएमएस में जो बॉयज़ के जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें जनरली रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आपका कोई भी मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, रिलेटिव्स आपके रूम में आ सकते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है ना उसमें ये कम होती है रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं। वहाँ पे फ्रीली कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, स्पेशली बॉयज़ हॉस्टल में। अब भाई देखिए, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर एसआर में क्या होता है, आप जब एसआर करते थे तो आपके फ्लैट में कौन आ सकता है, कौन जा सकता है। देखिए, एसआर जो होता है एकदम इंडिपेंडेंट होता है, वो सीनियर पर्सन होता है, उसका अलग से फ्लैट होता है, तो वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसे आप अपने घर में रहते हैं वो रहता है, आपके घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा किसी को कोई मतलब नहीं है। आपकी फैमिली, आपके मेल फ्रेंड, आपके फीमेल फ्रेंड, कोई भी आपसे मिलने आ सकता है, वहाँ कोई आपको जज करने नहीं बैठा है, कोई आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।